हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने स्टार्ट किया एक नया चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन का। कल हमने उसके इंट्रोडक्शन को देखा था और बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे फिनोमिनन्स जो हमारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, कैसे ये टी शर्ट ब्लू ही दिख रही है, ये सारी चीज़ों को हमने बहुत सारी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो जिनने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चूहे खाना बंद करिए और लेक्चर को एंड तक फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, हमने क्या देखा था कल? लाइट क्या था? लाइट अगर बात करें तो जैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसी तरह लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये और बहुत सारी फिनोमिनन्स होते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ। एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इनविजिबल कैसे? यहाँ पे आपको मेरा फेस दिख रहा है, अगर ये इनविजिबल फॉर्म या ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती तो क्या आप मेरे फेस को देख पाते? अगर अभी मैंने ये लगा लिया, ये अब ट्रांसपेरेंट नहीं है, पर लाइट एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। और ये किसके फॉर्म में चलती है बच्चों? ये चलती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। किसके फॉर्म में बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स। जिनको क्या कहते हैं? फोटॉन्स। अब फोटॉन्स बहुत छोटे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन से भी कई गुना छोटे। तो ये फोटॉन्स क्या होते हैं? ये बहुत तेज स्पीड ऑफ लाइट से आप कह सकते हो कि ये चलते हैं, और इनका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। थोड़ा कुछ समझ में आया? सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, ठीक है, जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। और वो किस फॉर्म में चलती है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कैसे चलती? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है बच्चों, 9th क्लास की अगर बात करें तो वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो हमारी कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करता है। जैसे एक मीडियम में आपकी जो आवाज़ है एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बना के। तो वेव एक मीडियम है जिससे क्या है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, ठीक है। तो वेव दो तरह के होते हैं। वेव कैसी बन सकती है? ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़े, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े। और दूसरी क्या है? जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं जिस स्टूडियो में अभी शूट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से सारी एयर निकाल दूँ, सारे एयर के मॉलिक्यूल्स निकाल दूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोपोगेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है। जो डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट किया है वो डिस्टर्बेंस फॉलो अप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, ऐसे डिस्टर्बेंस जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, उन डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? उनके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हम बोलते हैं, ये किसके एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरे तरह के जो होते हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन आ रही है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बीच में आप देखोगे अर्थ और सन के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, कि जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होती हैं? ट्रांसवर्स वेव होती हैं। जैसे देखो, जैसे वेव इधर जा रही है, पर अगर उसके पार्टिकल्स बात करें तो वो उससे परपेंडिकुलर चलते हैं। कैसे? मान लो आपकी वेव इधर जा रही, ठीक है, पर ये इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? इसके ऊपर अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में। तो वेव तो इधर जा रही है, पर पार्टिकल कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं? उसके परपेंडिकुलर। तो ऐसे वेव्स क्या हैं? ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो ट्रांसवर्स वेव से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो एक ये वाला हो गया तुम्हारा, एक ये वाला हो गया, और दूसरा अगर बात करें, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरी की बात करें, एक ये हो गया। देखो कैसे बच्चों, ये तो यहाँ पे दो वेव्स हैं, ऐसे एक ऐसे करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ आपको ये बताना था कि
वेव्स ऐसे होते हैं इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर मीडियम मिल जाता है तो ये फैल जाती हैं, वो अलग बात है, पर इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सो समझ में आया होगा। ये पिछले लेक्चर का रिकैप है। अब चलते हैं बच्चों आगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेचर ऑफ लाइट्स। नेचर ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मुझे सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से समझानी थी, इसलिए मैंने उसको दोबारा आपको समझाया है। आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या क्या हैं, है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की, इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। क्या है ये, क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, है ना, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है फॉर द प्रोपोगेशन, जिनको भी किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है फॉर द प्रोपोगेशन, ठीक है। दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें, विजिबल लाइट हैज़ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। अब अगर बात करें तो वेव कैसे चलती हैं बच्चों, अगर देखोगे तो वेव ये हो गई, ये क्या हो गई, वेव। अब अगर हम बात करें एक साइकिल में चली गई डिस्टेंस वेव की, ये एक साइकिल हो गई, ये 2 साइकिल हो गई, ये 3 साइकिल हो गई, तो एक साइकिल में चली हुई गई हुई डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो क्या है, विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मतलब अगर बोलूँ यहाँ पे क्या लिखा है, 400 to 700 नैनोमीटर। जैसे सेंटीमीटर को क्या लिखते हो आप, 10⁻⁻² मीटर लिखते हो ना, इसी तरह अगर नैनोमीटर की बात करूं तो नैनोमीटर को आप क्या लिखोगे, 10⁻⁹ मीटर। कितनी छोटी इसकी वेवलेंथ, देख रहे हो इस वेव की कितनी छोटी होती है। तो विजुअल लाइट की वेवलेंथ कई बार आपको डायरेक्ट पूछ लेता है एनटीएससी या किसी भी ऐसे एग्जाम्स में, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है बच्चों, 400 to 700 नैनोमीटर्स के बीच में। अब वेवलेंथ तो समझ में आ गया ना इस तरीके से। अब स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब देखो क्या है, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो एक लाइट 3 लाख किलोमीटर्स 1 सेकेंड के अंदर चल सकती। कितना, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड के अंदर, मतलब यहाँ से बहुत दूर 1 सेकेंड के अंदर, समझ रहे हो, 3 लाख किलोमीटर्स तक ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अब देखो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हमेशा काम आता है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों सी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रांसवर्स है जो अगर वेव इधर जा रही तो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब 2 वेव्स एक साथ चल रही हों, है ना, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो लाइट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। हम क्या देखते हैं, देखो बच्चों कि जैसे हमने एक मिरर लिया और उस पर हम लाइट डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। और जैसे ही उस पर कोई भी चीज़ आए, उसके सामने कोई चीज़ आया तो वो क्या हो गई, या कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर बात करें तो अगर देखो हमने क्या किया, 3 हमने कार्डबोर्ड लगाए और उस पर छोटे छोटे होल कर दिए। क्या किए, छोटे छोटे होल कर दिए, और इधर एक कैंडल रख दिया, इधर पे एक कैंडल रख दिया। अब तीनों में सेम पोजीशन में हमने होल किए, तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ से हमने देखा तो हमें वो कैंडल दिख रही थी, पर दोबारा हमने क्या कर दिया, दूसरी बार जो सेटअप बनाया उसमें हमने होल की पोजीशन को क्या कर दिया, होल की पोजीशन को यहाँ पे कर दिया और इन दोनों को यहीं पे रखा। तो इस कंडीशन में क्या है, होल की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हमको अब लाइट को देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से भी आप क्या बता सकते हो कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ एंड इट्स पाथ चेंजेस व्हेन समथिंग कम्स इन इट्स पाथ। जैसे मान लो कि अगर बात करें मिरर आपको आपने किसी लाइट के
पाथ में क्या रख दिया, मिरर रख दिया, तो वो क्या कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा या उसकी पाथ को चेंज कर देगा। तो ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ जब तक उसके सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। ठीक है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे और द बीम। क्या है, लाइट को आपने देखा है कि ये क्या है, या कि एक सिंगल रे के फॉर्म में, जैसे आपने वो देखा होगा, वो एलईडी लाइट्स होती है ना छोटी वाली, या लेज़र लाइट्स, हाँ लेज़र लाइट्स। तो लेज़र लाइट क्या है, एक पतली सी रे जाती है ना। और दूसरा क्या हो गया, एक टॉर्च देखा होगा जिसपे बहुत लाइट फैल जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट से, बहुत सारी रे ऑफ लाइट से मिलके क्या कहलाता है, जब बहुत सारी रेज को एक साथ मिला दोगे तो वो क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। तो लाइट किसके फॉर्म में, एक रे के फॉर्म में, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता, इस फॉर्म में चलती है और बहुत सारी रेज को एक साथ मिला दें तो वो क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बच्चों नेचर ऑफ लाइट की। अभी तो आपने देखा कि सर आप बता रहे हो कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो, हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली, पर यहाँ पे एक चीज़ और थी। जब शुरुआत में लाइट के बारे में जब हमने डिस्कस किया, जब लाइट की ओरिजिन के बारे में हम साइंटिस्ट ने जाना, तो उन्होंने बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस लगाई। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सोचा और क्या क्या देखा। तो अगर बात करें नेचर ऑफ लाइट की, तो क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट को सबसे पहले क्या माना गया, न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी। न्यूटन ने कौन सी अपनी थ्योरी दी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो उसमें उनने क्या बताया बच्चों, इसमें इनने बताया कि जो लाइट है ये किसके फॉर्म में चलती है, पार्टिकल्स। जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, फिर एक। तो अब इनने क्या, जैसे हमने पहले भी देखा है कि कहीं भी कोई भी शाइनी सरफेस थी, उससे लाइट क्या करती थी, रिफ्लेक्ट करती थी। तो रिफ्लेक्शन को बताने के लिए क्या न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, न्यूटन्स की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उनमें उन्होंने क्या बोला था कि लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। कैसे, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो जब ये पार्टिकल्स, जैसे मान लो एक बॉल है, उसको पार्टिकल मानो और उसको कहीं पे भी स्ट्राइक करवाओ तो वो रिटर्न करती है ना। तो सेम तरीके से उन्होंने बताया कि लाइट भी क्या है, पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है और ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लोगों ने इसको सही मान लिया। फिर कुछ दिन में पता चला कि लाइट के और बहुत सारे फिनोमेनन्स होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये थोड़ी चीज़ें अलग हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर से क्या है, शो करती है पार्टिकल नेचर। और ये हमें किसने बताया था, न्यूटन साहब ने। पर उसको ये फेल हो गई क्योंकि हमें उस पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का नहीं पता चला। जैसे दो लाइट को हम मिला दें तो एक बहुत ज़्यादा लाइट बन जाती है, 3 लाइट को मिला दें तो और ज़्यादा लाइट बन जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 2 लाइट्स मिल गई, 2 लाइट्स आपस में क्या हो गई, मिल गई। तो ये क्या है, एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। इस फिनोमिनन को ये पार्टिकल थ्योरी नहीं समझा पाई, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या आया, दूसरी आई वेव थ्योरी। फिर लोगों ने बोलने लगा कि ये वेव के फॉर्म में चलती है, जैसा अभी हमने देखा कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, और इसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वेव थ्योरी भी आ गई। अब वेव थ्योरी ने किसको समझा दिया बच्चों, वेव थ्योरी ने किसको समझा दिया, वेव थ्योरी ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नाम की चीज़ों को समझा दिया, जो हम आगे देखेंगे अगर आप कमेंट करते हो तो, क्योंकि ये आपके लेवल से ऊपर है। तो ठीक है, वेव थ्योरी ने भी कुछ चीज़ें समझा दी, पर इसने पूरी चीज़ों को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया। इसने किसको छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया किसको, एक और इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे किसी भी चीज़ में आपने बहुत तेज बीम ऑफ लाइट डाली और वो जल जाए। जैसे आपने कभी भी एक स्कोप वाला आपने वो किया होगा कि स्कोप से अपन पेपर जलाते हैं, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, एनर्जी भी उसकी दिख रही थी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में ये वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही थी, ठीक है। तो उसके बाद क्वांटम थ्योरी आई। क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया कि क्वांटम थ्योरी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। लाइट हमेशा किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक स्मॉल एनर्जी की पैकेट में, और एनर्जी होगी तभी ना वो उसको जला पाएगा। अगर किसी भी चीज़ को जलाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ही देना पड़ेगा। तो ये क्या, यहाँ से हमने क्या देखा, क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया ठीक है वो वेव नेचर फॉलो कर रही है, पर वो किसके फॉर्म में चलती है, एक स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और वहाँ पे वो पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्या है, फोटॉन्स हैं। किसके फॉर्म में है, फोटॉन्स के फॉर्म में है। अब ये कैसे, देखो एनर्जी और मास को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। E=mc² हमने देखा है, ठीक है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। तो ये चीज़ है कि यहाँ से हमको ये पता चला कि ये फोटॉन्स क्या हैं, ये इनके थोड़े बहुत लेस या ज़ीरो मास के पार्टिकल होते हैं, जब बम्बार्ड करते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर इनने बता दिया ये चीज़ है ना, डुअल नेचर से हमें क्या इसके बाद क्वांटम से तो हमें ये पता चल गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिस्कस हो गया। अब इन तीनों थ्योरीज को मिला के डुअल नेचर लाया गया, और डुअल नेचर ऑफ द लाइट आज भी सक्सेसफुली माना जाता है। इसमें माना जाता है कि लाइट में दोनों होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अब इस थ्योरी को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो पा रही हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको ये डेप्थ अगर समझोगे ना तो 11th-12th में आप काफ़ी अच्छे लेवल के स्टूडेंट बनोगे, और अगर आपको आगे चल के रिसर्च करनी है और बहुत सारी चीज़ें, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हमने नेचर ऑफ लाइट का देख लिया कि ये डुअल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर भी लेके चलता है और एक वेव नेचर भी लेके चलता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सारे इफेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारे 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर बोर्ड्स के लिए बोले तो इम्पॉर्टेंट है, पर उनकी इंपॉर्टेंस को आप मेज़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम जानते हैं कि कहीं से भी अगर लाइट टकरा करके वापस आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो क्या है, फिनोमिनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे ये एक सरफेस हो गया बच्चों, ये एक सरफेस हो गया, और इससे लाइट क्या करे, इससे लाइट टकरा करके, एक पॉलिश सरफेस जिससे लाइट टकरा करके दोबारा क्या आ जाए, सेम मीडियम में आ जाए। जहाँ जैसे ये एक मीडियम हो गया, जैसे मान लो ये एक मीडियम पड़ा है, ये दूसरा मीडियम है, यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके दोबारा वापस चली गई, तो सेम मीडियम में गई ना, बाउंस बैक हो गई ना सेम मीडियम में। तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कार्टून दिया है कि इसने, रामू ने क्या किया, लाइट को डाला, अप्पू ने उसको पकड़ा है, और राजू पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही। तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, ये दूसरा एक मीडियम है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक मीडियम से क्या किया, लाइट को प्रोपोगेट करवाया, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, सेम मीडियम में वापस हो गई। द फिनोमिनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। यहाँ पे ये एक दूसरा मीडियम था, ये पहला मीडियम था, तो ये इंटरफेस है दोनों के बीच में, कि ये दूसरे मीडियम और पहले मीडियम के इंटरफेस पे जब लाइट टकराई और उससे बाउंस बैक हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमको एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस चाहिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मिरर। तो मिरर क्या है, मिरर क्या है, अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस। एक ऐसी पॉलिश सरफेस जिससे क्या है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करे, वही क्या है, मिरर है, ठीक है।
पॉलिश सरफेस, जैसे मान लो ये कांच है, इसमें हमने पीछे से सिल्वर बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया, तो ये क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मिरर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया। अब चलेंगे, बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसा कि बच्चे सभी जानते हैं, हम 7th 8th क्लास से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप फील करना जो मैं बता रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मान लो एक पॉलिश सरफेस हो गई, अब इस पे आपने लाइट को क्या किया, स्ट्राइक करवाया बच्चों, लाइट को क्या करवाया बच्चों, स्ट्राइक करवाया। जैसे यही एक पॉलिश सरफेस हो गई, इस पे लाइट को स्ट्राइक करवाया, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप क्या खींचते हो, एक नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है, पहला लॉ क्या है, अगर पहले लॉ की बात करें तो लाइट को स्ट्राइक करवाया और स्ट्राइक करवाओगे तो ये बाउंस बैक हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्या बोलता है, पहला लॉ अगर बोलें तो जब ये बाउंस बैक होके दोबारा मीडियम में जाएगी, तो अगर यहाँ पे एक नॉर्मल डालो उस सरफेस के, जैसे ये एक सरफेस है, इससे लाइट टकराई और इससे बाउंस बैक हो गए, तो इससे जो इस सरफेस से जहाँ पे टकराई होगी वहाँ पे उसका नॉर्मल अगर लोगे, तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही होगी, इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही होगी, जैसे मान लो ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे एंगल है, और ये क्या हो गया, मान लो बच्चों ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट लॉ तो सिर्फ यही कहता है कि जैसे एक लाइट आई, ये इससे स्ट्राइक किया, यहाँ पे आप उस पॉइंट पे नॉर्मल खींचोगे जो कि परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर होगा, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब जो एंगल क्या है, इंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिडेंट रे। और ये वाली रे को क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो एंगल किसके बीच में होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच पे होगा, वही एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा। किसके बीच पे होगा बच्चों, नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा किसके बीच, एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है टू द पॉलिश्ड सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्लियर हुआ। हमेशा याद रखना कि जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच पे होगा वही एंगल क्या होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच पे होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब दूसरा लॉ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को कि यहाँ पे लाइज ऑन द सेम प्लेन का मतलब क्या है। पहले अपन डिस्कस करते हैं, फिर सारी चीजें अपन देखेंगे। क्या बोल रहा है सेकंड वाला, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अपनी कौन सी है, ये, ठीक है, ये वाली, ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई बच्चों, ये वाली हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब क्या हो गया, तीसरा क्या है, एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अपना नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, देखो ये एक प्लेन हो गया, क्या है, ये एक प्लेन हो गया। कोई भी दो एक्सिस, जैसे एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, कोई भी चीज जो दो एक्सिस से मिलके बना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन। और जैसे अगर ये बात करूं इस पे, अगर इस बॉटल की बात करूं तो इस पे 3 एक्सिस हो गए बच्चों, एक हाइट हो गया, एक इधर के लिए हो गया, एक इधर हो गया। तो ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए 3 एक्सिस चाहिए। और ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे सेम प्लेन, जैसे ये बात करो, इंसिडेंट रे हो गई, ये ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल क्या है, सेम प्लेन में। अब अभी तो दिख रहा है कि ये सारे क्या हैं, तीनों एक ही प्लेन में। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये उसके बीच पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। पर अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो कैसा कर दूं बच्चों, ऐसा,
इस तरीके से। क्या अभी भी ये तीनों सेम प्लेन में है? नहीं साहब, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, पर आपस में ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। तो यहाँ समझाने का मतलब कि तीनों को किस पे होना चाहिए? तीनों को एक प्लेन में होना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक प्लेन में लाई करेंगी। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेन में लाई करेंगी। तो और देखो, तो हमेशा याद रखना, और ये कहाँ पे हम देखते हैं? ये सारी चीज़ों को हम कहाँ देखते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे लाइट हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या कर रही है? टच कर रही है, वहीं पे ये सारी चीज़ें बनाएंगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये तीनों क्या करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक नोट याद रखना हमेशा। नोट क्या याद रखोगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड टू ऑल टाइप ऑफ सरफेस। कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, सबके लिए क्या होगा? वैलिड होगा। कहने का मतलब कि ऊबड़ खाबड़ कैसे ऐसी सरफेस हो गई, या ऐसी सरफेस हो गई, या ऐसी सरफेस हो गई, अगर वो पॉलिश सरफेस है या कैसी भी जो रिफ्लेक्ट कर सके, तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे और उसके नॉर्मल खींचोगे, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो हमेशा याद रखना कि ये लॉ सब सरफेसेस के लिए वैलिड है, ऑल टाइप ऑफ द सरफेसेस। ऐसा नहीं कि कभी भी कैसी भी सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो रिफ्लेक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो हो रही। यहाँ पे तुमने क्या खींचा? यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा, टेंजेंट के उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा और उसके नॉर्मल खींचा, और वहाँ पे तुम देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये कहाँ पे खींचेंगे अपन? जहाँ पे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ों का हम देखेंगे। इंसिडेंट रे बनाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, इस तरीके से देखोगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। चलते हैं अब आगे, देखते हैं और कुछ है ना। आइए देखते हैं अब क्या है। रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो दो तरह के बच्चों रिफ्लेक्शन होते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आइए देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब कौन सा हमें इमेज अच्छी बना के देगा और कौन सा इमेज हमको नहीं बना के देगा, ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। रेगुलर जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने क्या किया बच्चों? मैंने एक वो बनाया, मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई, ठीक है। अब इस पे हमने 3 पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल दी। क्या कर दी? 3 पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल दी। हर एक पॉइंट पे उसका नॉर्मल खींचो, हर एक पॉइंट पे उसका नॉर्मल खींचो। जैसे यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या होगा बच्चों? ये होगा। यहाँ पे इसका नॉर्मल ये होगा, यहाँ पे इसका नॉर्मल ये होगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना होगा। ऐसे ये देखो, ऐसे ही ये देखो। तो क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी और जाने पे भी वो कैसी हैं बच्चों? जाने पे भी वो क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे जिनमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और जाएं भी क्या है? पैरेलल, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोल देते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस पे क्या होता है? आपको इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन कैसा हो गया बच्चों? अगर इसी को हम रिप्लेस कर दें किससे? अब ऐसी सरफेस हो गई। अगर यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर मैं रे ऑफ लाइट को क्या करवाता हूँ बच्चों? इंसिडेंट करवाता हूँ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट करेगी वहाँ पे आपको एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। खींच दो, मैंने भी खींच दिया, पर ये नॉर्मल नहीं है इसका। मैंने गलती कर दी। सरफेस का नॉर्मल सही से बनाना होगा अपन को। देखो कैसे, देखो इस सरफेस का अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो इसका नॉर्मल ऐसा जाएगा, ठीक है। और इस सरफेस का अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो ये ऐसा जाएगा। तो
लाइट ऐसी आई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है बच्चों, रिफ्लेक्ट होके जा रही है ऐसे, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कैसे जा रही है ऐसे। तो आप देख रहे हो किधर भी लाइट की रेज जा रही, आ तो पैरेलल रही थी, आ तो कैसे रही थी बच्चों, पैरेलल रही थी, पर जा कैसे रही हैं, अनपैरेलल। तो ऐसे सरफेसेस की कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं होता, या कई बार इमेज फॉर्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इमेज, ठीक है, इमेज क्या है, इमेज क्या है, एन, आओ देखते हैं इमेज क्या होता है, बहुत अच्छे से देखते हैं। जब रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे टकराती हैं, एक पॉइंट पे टकराते हैं, जब मान लो बहुत सारी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो वहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या है, इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, या कि रे मीट कर जाएं, क्या करें, या कि रे मीट कर जाएं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट क्या आके मीट कर गई, तो जिस पॉइंट पे मीट करती है वहाँ पे क्या बनता है, एक इमेज फॉर्मेशन होगा। या कि रे ऑफ लाइट, जैसे यहाँ से देखो, अगर मैं मान लूँ यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जैसे यहाँ से इधर के लिए जा रही है लाइट, यहाँ से इधर के लिए जा रही है, यहाँ से लेके जा रही है यहाँ से, तो ये तो कभी मीट ही नहीं कर रही। पर अगर आप एक्सटेंड करोगे, आप इसको एक्सटेंड करोगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन पॉइंट से आ रही हैं। क्या कर रही हैं, एक कॉमन पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट आ रही हैं। तो या कि एक्चुअली मीट करें, या कि एक्चुअली मीट करें रे ऑफ लाइट, या कि ये ऐसा लगे हमको कि जैसे ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो अगर एक्चुअल मीट करती हैं तो वहाँ पे रियल इमेज बनती है। कैसे बच्चे हम इमेज बनती है, रियल। और या कि अपीयर्स टू मीट, कैसा अपीयर हो रहा है कि जैसे ये एक ही पॉइंट से आई हूं, अपीयर करें जैसे एक पॉइंट से आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। ये कैसा फॉर्म करेंगी, इमेज। अब साहब दोनों में अंतर क्या है, रियल इमेज जो होती हैं बच्चों, इसको कहीं पे भी स्क्रीन और वो कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, एक प्लेन मिरर वो हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या आप वर्चुअल इमेज को देख सकते हो, बहुत किसी भी स्क्रीन में ले सकते हो। चलो आप अगर बात करें मिरर के 1 मीटर इधर खड़े हो जाओ, तो आपकी इमेज मिरर के 1 मीटर उधर बनेगी। 1 मीटर दूर ले जाके वहाँ पे एक स्क्रीन लगाओ, कभी भी आपको इमेज मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी जिनमें इमेज आप स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। रियल इमेज, प्रोजेक्टर देखा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ले जाके आप रख दो तो आपको क्या मिलती है, इमेज मिल जाती है। स्क्रीन लगा दो तो इमेज मिल जाती है। तो प्रोजेक्टर क्या हो गया, रियल इमेज शो करता है, जबकि क्या हो गया, अपना जो मिरर हो गया ये कैसा, वर्चुअल इमेज शो करता है। तो आई होप सो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। रियल इमेज क्या होती है, हमेशा क्या स्क्रीन में ऑब्टेन हो जाती हैं, ऑन स्क्रीन। और दूसरा क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन ये स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी ये आपको बॉटल सीधा दिख रहा है, पर अगर इसकी रियल इमेज हमारे रेटिना में जो बन रही है उसकी अगर बात करें तो वो ऐसी बन रही है। कैसी बन रही है, उल्टा। तो हमेशा रियल इमेज कैसा बनती है, इन्वर्टेड। जैसे ऑब्जेक्ट सीधा रखा है पर इसकी इमेज हमारे रेटिना में कैसी बन रही होगी, उल्टी। तो ये क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड। कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टा, ऑब्जेक्ट का उल्टा। और ये हमेशा क्या होती है बच्चों, इरेक्ट। क्या होती हैं, इरेक्ट मतलब सेम एज ऑब्जेक्ट।
जैसे अगर बात करें तो मिरर में हमको जो इमेज दिखती है वो सीधी दिखती है, उल्टी नहीं दिखती है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इमेज हमने देखा कि जहाँ पे रे ऑफ लाइट मीट करती है वहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब ये देख लो, ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ इमेज हो गया। पहला हो गया रियल हो गया, दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज हो गया। जहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करें, ये देखो जैसे यहाँ पे क्या है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो ये क्या हो गया, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्या है, अपीयर्स टू, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पॉइंट पे आ रही हैं, एक ही पॉइंट से आ रही हैं, तो ये क्या हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है, जैसे ये रियल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक ही पॉइंट से क्या हो रही हैं, सारी रेज निकल रही हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कहीं से आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो वो क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन सा स्क्रीन में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डीप में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर कुछ अच्छा या बुरा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू।